चलिए आज हम बात करेंगे यूक्रेन की एक न्यूज़ के बारे में, जिसमें जो ज़ेलेंस्की हैं वो अमेरिका से जो टॉमहोक जो मिसाइल्स हैं उनको जो ख़रीदने की जो बातें हैं वो कर रहे हैं। जैसे कि एज ज़ेलेंस्की सीक्स टॉमहोक्स कैन यूक्रेन रियली यूज़ दीज मिसाइल्स टू हिट रसिया। यानी कि ज़ेलेंस्की जो है वो टॉमहोक्स की तलाश में है और क्या जो यूक्रेन है वो वास्तव में रूस पर हमला करने के लिए ये जो मिसाइल है इनका जो उपयोग है वो कर पाएंगे या नहीं। और इसके कुछ अमेरिका और यूक्रेन के जो संबंध हैं उनके बारे में बात करेंगे और टॉमहोक जो मिसाइल्स हैं ये कैसे कार्य करती हैं, उनकी क्षमता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं रूस और जो यूक्रेन है उसके संबंध के बारे में भी बात करेंगे और इस न्यूज़ से जो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है वो क्या पड़ेंगे इस पर भी चर्चा करेंगे। तो खबर क्या है, जैसे कि यह खबर यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध से संबंधित है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो है वो अमेरिका से टॉमहोक मिसाइल जो प्राप्त करना जो है वो चाहते हैं। जो टॉमहोक जो मिसाइल्स है उनको जो ज़ेलेंस्की है वो प्राप्त करना चाहते हैं। इन मिसाइल्स का जो उपयोग है वो रूस पर हमला करने के लिए कर सकते हैं। और जो ज़ेलेंस्की हैं उनका कहना है कि यूक्रेन इन लंबी दूरी की मिसाइल्स का उपयोग केवल रूसी सैन्य जो ठिकाने हैं उन पर हमला करने के लिए करेगा, न कि नागरिकता पर। टॉमहोक मिसाइल्स की रेंज जो है वो जो 2500 किलोमीटर तक हो सकती है, जिससे यूक्रेन अपने क्षेत्र में रूस के जो मॉस्को सहित जो अन्य जो कई रणनीतिक ठिकाने हैं उन पर हमला कर सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने भी यूक्रेन को हम जो टॉमहोक मिसाइल्स हैं वो देने की जो संभावना है, उसके जो विचार हैं उनको करने की जो बात है वो कही है। और अन्य जो कुछ न्यूज़ है उनसे पता चलता है कि इन मिसाइल्स के आने से यूक्रेन की जो हमला करने की क्षमता है वो काफ़ी बढ़ सकती है। खबर के अगर मुख्य बिंदु जो है उनकी बात करें तो यूक्रेन की जो मांग है वो क्या है, तो यूक्रेन की मांग जो है, जैसे कि जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की अमेरिका से टॉमहोक जो मिसाइल्स हैं उनको प्राप्त करने की जो तलाश में है। उपयोग के जो उद्देश्य हैं उनकी बात करें तो इस न्यूज़ में इस बात पर चर्चा की गई है कि क्या यूक्रेन इन मिसाइल्स का जो उपयोग है वो रूस पर हमला करने के लिए कर पाएगा या नहीं कर सकता। सैन्य क्षमताओं की बात करें तो टॉमहोक मिसाइल्स लंबी दूरी की होती हैं जो यूक्रेन को रूस के अंदरूनी हिस्सों में शिक्षित रणनीतिक ठिकानों पर हमला करने की जो क्षमता है वो प्रदान कर सकती हैं। रणनीतिक चर्चा की बात करें तो अमेरिका में भी इस बात पर चर्चा हो रही है कि यूक्रेन को ये मिसाइल्स दी जानी चाहिए या नहीं, और यदि दी जाती हैं तो इनका युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ विशेषज्ञों की राय की बात करें तो कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन मिसाइलों से युद्ध का जो रुख है वो बदल सकता है, जबकि अन्य मिसाइलों की जो सीमित उपलब्धता है उस पर भी सवाल जो है वो उठ सकते हैं। क्या अमेरिका यूक्रेन को टॉमहोक मिसाइल्स देगा या नहीं देगा, तो इस बात पर अभी कोई अमेरिका ने जो विचार है वो नहीं कर रहा है। अमेरिका इस पर अभी कोई विचार नहीं कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई जो अंतिम निर्णय है वो नहीं लिया गया है। लेकिन जो कुछ रिपोर्ट्स हैं उनसे जो उनके अनुसार जो यूक्रेन राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं उन्होंने जो टॉमहोक मिसाइल्स की जो आपूर्ति का अनुरोध है किया है ताकि रूस पर हमला किया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह इस पर विचार कर रहे हैं और उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी इस बारे में बात की है। हालांकि जो ट्रंप हैं उन्होंने यह भी चिंता जताई है कि ऐसा करने से अमेरिका के अपने जो मिसाइल स्टॉक हैं वो कम हो सकते हैं, और रूस ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन को टॉमहोक मिसाइल देना और युद्ध को बढ़ा सकता है और इसे आक्रामकता का एक नया कदम माना जाएगा। और यूक्रेन ने आश्वासन दिया है कि वह इन मिसाइलों का उपयोग केवल रूसी सैन्य जो ठिकाने हैं उन पर हमला करने के लिए ही करेगा। क्या जो अमेरिका है उसने कभी इन जो टॉमहोक मिसाइल्स हैं उनको अपने लिए इस्तेमाल किया है या नहीं, तो अमेरिका ने कई सैन्य ठिकानों और टॉमहोक
जो ठिकाने हैं उनको टॉमहोक का जो इस्तेमाल है वो किया है उन पर। और इन मिसाइल्स का पहला जो इस्तेमाल है वो 1991 में खाड़ी युद्ध यानी कि ऑपरेशन जो डेजर्ट स्टॉर्म था उसके दौरान सद्दाम हुसैन के ईरान के खिलाफ किया गया था। इसका जो पहला इस्तेमाल है वो 1991 में किया गया था सद्दाम हुसैन के जो ईरान के खिलाफ इसका जो पहला जो इस्तेमाल है वो किया गया था। अमेरिका ने कुछ अन्य जो संघ हैं उन पर भी टॉमहोक का जो इस्तेमाल है वो किया है, जैसे कि इराक पर 1991 में खाड़ी युद्ध के बाद भी इराक में कई बार इनका जो इस्तेमाल है वो हुआ है, जैसे कि 1993 में, 1996 में, वहीं 1998 में ऑपरेशन डिजर्ट ऑफ जो फोक्स के दौरान भी इनका जो इस्तेमाल है वो इराक पर किया गया है। बोस्निया की बात करें तो 1995 में ऑपरेशन डेलिब्रेट फोर्स के दौरान जो बोस्निया है उस पर इसका जो इस्तेमाल है वो किया गया था। सूडान और अफ़गानिस्तान की बात करें तो 1998 में अल-कायदा के आतंकवादी शिविरों पर हमला करने के लिए सूडान और अफ़गानिस्तान पर इनका जो प्रयोग है वो किया गया था। कोसोवो यानी कि यूगोस्लाविया की बात करें तो 1999 में नाटो बमबारी के दौरान कोसोवो पर इसका जो इस्तेमाल है वो किया गया था। बात करें लीबिया के बारे में तो लीबिया पर 2011 में लीबिया के हस्तक्षेप यानी कि ऑपरेशन ओडिसी डॉन के दौरान हवाई रक्षा प्रणालियों को नष्ट करने के लिए ये जो टॉमहोक जो मिसाइल्स हैं उनका उपयोग जो है वो लीबिया पर किया गया था। वहीं सीरिया की बात करें तो 2017 और 2018 में रासायनिक हमलों के जवाब में रूसी वायु रक्षा लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए टॉमहोक का जो इस्तेमाल है वो किया गया था। बात करें यमन की तो हाल ही में 2024 में हूती विद्रोह के ठिकानों पर हमला करने के लिए उनका जो प्रयोग है वो किया गया है। वहीं ईरान की बात करें तो जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला करने के लिए टॉमहोक जो मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल जो है वो किया गया था। टॉमहोक जो मिसाइल्स हैं वो सटीक निर्देशक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल हैं जिन्हें मुख्य रूप से युद्धपोतों और जो पनडुब्बियां हैं उन्हें लॉन्च करने के लिए किया जाता है। बात करें टॉमहोक के बारे में तो टॉमहोक एक अमेरिकी लंबी दूरी की जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे मुख्य रूप से गहरे जमीन पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मिसाइल अमेरिकी नौसेना और रॉयल नेवी द्वारा उपयोग की जाती है और इसे युद्धपोतों या जो पनडुब्बियां हैं उनसे लॉन्च करने के लिए कर सकते हैं। इसका जो इस्तेमाल है इसके जो पनडुब्बियां हैं उन्हें लॉन्च करने के लिए किया जा सकता है। यह इस्तेमाल 1993 में सेवा में आई थी। यह जो मिसाइल है वो 1993 में सेवा में आई थी और इसका पहला जो उपयोग है 1991 में खाड़ी युद्ध में हुआ था। टॉमहोक जो मिसाइल है उससे जुड़ी कुछ मुख्य जो विशेषता हैं उनकी बात करें तो लंबाई और वजन। मिसाइल की जो लंबाई है वो लगभग 6.4 मीटर यानी कि 21 फीट। वहीं वजन की बात करें तो 1.5 टन यानी कि 320 पाउंड इसका जो वजन है वो होता है। गति और रेंज की बात करें तो यह 885 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि 550 मील प्रति घंटे की गति से उड़ सकती है और इसकी मारक क्षमता 2500 जो किलोमीटर यानी कि 1550 मील तक है। उड़ान मार्गदर्शन की बात करें तो टॉमहोक मिसाइल रडार से बचने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है और यह अत्यधिक सटीक होती है और जीपीएस यानी कि जो इनर्शियल जो नेविगेशन सिस्टम INS और टेरेन जो है कंटूर मैचिंग यानी कि TERCOM जैसे उन्नत जो मार्गदर्शन प्रणालियां हैं उनका उपयोग करती है। इसके आधुनिक जो संस्करणों को उड़ान के दौरान भी जो पुनः प्रयोग किया जा सकता है। युद्ध सामग्री की बात करें तो यह पारंपरिक युद्ध सामग्री वजन लगभग 450 से 1000 किलोग्राम के साथ साथ क्लस्टर बम और परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। इसकी लागत की बात करें तो इसके नवीनतम संस्करणों की कीमत लगभग $2.5 मिलियन प्रति मिसाइल है। क्या टॉमहोक मिसाइल जो है वो रूस यूक्रेन युद्ध में बदलाव ला सकती है या नहीं? तो ये जो टॉमहोक मिसाइल है इसमें काफ़ी जो बदलाव है युद्ध में वो ला सकती है, जैसे कि लंबी दूरी की मारक क्षमता।
टॉमहॉक मिसाइल्स की जो लंबी दूरी की मारक क्षमता है 2500 किलोमीटर तक यूक्रेन को रूस के अंदरूनी हिस्सों में यहाँ तक कि मॉस्को तक भी महत्वपूर्ण सैन्य संगठनों पर जो हमला है वो करने की जो क्षमता है वो देगी। रणनीतिक लाभों की बात करें तो इससे यूक्रेन की हमला करने की जो क्षमता है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, जिससे रूस को अपनी रणनीति जो है उन पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। बातचीत के लिए दबाव की बात करें तो कुछ विशेषज्ञ जो है उनका मानना है कि इन मिसाइलों के उपयोग से रूस पर इतना दबाव पड़ सकता है कि वह बातचीत के लिए सहमत हो जाए। यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि अमेरिका कितनी संख्या में ये मिसाइल और उनके लॉन्चर जो है वो यूक्रेन को प्रदान कर सकता है। बात करें जो रूस और यूक्रेन के वर्तमान जो संबंध है उनकी स्थिति के बारे में, जो युद्ध है जो यूक्रेन और रूस युद्ध है उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में, तो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध की जो वर्तमान स्थिति है वो काफ़ी जटिल है और इसके कई मोर्चों में लगातार जो तनाव है वो बढ़ता है और बदलाव जो है उनमें हो रहे हैं। जैसे कि क्षेत्रीय नियंत्रण की बात करें तो फरवरी 2022 में रूस द्वारा पूर्ण आक्रमण शुरू करने के बाद रूसी सेना ने यूक्रेन के लगभग 20% हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसमें ज़्यादातर पूर्वी यूक्रेन के क्षेत्र शामिल है। पिछले वर्ष में भी रूस ने धीरे धीरे अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों का जो विस्तार है वो किया है। सैन्य गतिविधियों की बात करें तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले करना जारी रखे हुए हैं। अक्टूबर 2025 में यूक्रेन ने रूस के रोस्टोव ऑन डॉन में स्थित तेल जो रिफाइनरी है उस पर ड्रोन हमला किया है। वहीं रूस भी यूक्रेन में रिहायशी इलाकों पर सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। पोलैंड ने भी अपने हवाई क्षेत्र में रूसी ड्रोन द्वारा उल्लंघन की जो सूचना है वो दी है। अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिक्रिया है उनकी बात करें तो अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश यूक्रेन को सैन्य सहायता देना जारी रखे हुए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को तोपखाने के जो गोले हैं और मोबाइल और जो रॉकेट आर्टिलरी मिसाइल्स की जो आपूर्ति है फिर से शुरू कर दी है। इसके अलावा अमेरिका द्वारा यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने की जो संभावना है उस पर भी जो चर्चा है वो चल रही है, जिस पर रूस ने विरोध जो है वो जताया है। जो हताहत जो संख्या है और जो शरणार्थियों के जो संकट हैं उसकी बात करें तो वाशिंगटन स्थित एक थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध में दोनों पक्षों के लाखों सैनिक जो है वो हताहत जो हुए हैं और 2025 तक लगभग जो 80 लाख यूक्रेन जो आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं और 82 लाख से ज़्यादा लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं, जिससे द्विपक्षीय विश्व युद्ध के बाद से यूक्रेन जो यूरोप है उसमें सबसे बड़ा जो शरणार्थी संकट है वो पैदा हुआ है। बात करें कूटनीतिक प्रयासों के बारे में तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच भी यूक्रेन युद्ध पर 30 दिनों के लिए सीमित युद्ध विराम पर सहमति बनने की जो खबरें हैं वो आई हैं, जिसमें कैदियों की अदला बदली भी शामिल है। ट्रंप ने यह भी सुझाव दिया है कि तुर्की के राष्ट्रपति जो अर्दोगन हैं इस युद्ध को रुकवाने में मदद कर सकते हैं। रूस यूक्रेन के बीच संबंधों की बात करें तो रूस और यूक्रेन के बीच जो संबंध है वो सदियों के साझा इतिहास और सांस्कृतिक संबंधों के बावजूद वर्तमान में काफ़ी तनावपूर्ण है। वर्तमान जो संबंध है वो काफ़ी तनावपूर्ण है और सोवियत संघ के विघटन के बाद दोनों देशों के बीच जो संकट है उनमें खटास जो है वो पैदा हुई है। इन तनावों के मुख्य जो कारण हैं उनकी बात करें तो सोवियत संघ के बाद के प्रभावों की बात करें, जैसे कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, लेकिन रूस ने तब से इस पर अपना जो प्रभाव है वो बनाए रखने की जो कोशिश है वो की है। नाटो के विस्तार की बात करें तो यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की जो इच्छा है वो रूस के लिए एक बड़ा मुद्दा है। रूस इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। क्रीमिया और डोनबास क्षेत्र की बात करें तो 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में रूस समर्थित जो अलगाववादियों को जो है वो बढ़ावा दिया। सांस्कृतिक और भाषाई जो संबंध है उनकी बात करें
तो दोनों देशों के बीच जो सैकड़ों वर्षों के सांस्कृतिक और भाईचारी संबंध है, लेकिन रूस अक्सर इन जो संबंध है उनका इस्तेमाल अपने राजनीतिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए करता है। वहीं वर्तमान स्थिति की बात करें तो 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण के बाद से दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो पूरी तरह से टूट गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप में द्वितीय जो विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा जो संघर्ष है वो हुआ है। अमेरिका और यूक्रेन के जो संबंध है उनकी बात करें तो अमेरिका और यूक्रेन के बीच जो यूक्रेन और अमेरिका के बीच यूक्रेन रूस युद्ध के कारण काफ़ी जो महत्वपूर्ण जो संबंध है वो हो गए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य, वित्तीय और मानवीय सहायता का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो प्रदान किया है। जैसे कि वर्तमान स्थिति की बात करें, वर्तमान स्थिति और मुख्य जो बिंदु है उनकी बात करें तो सैन्य सहायता, अमेरिका विशेष रूप से राष्ट्रपति को बाइडेन के कार्यकाल में यूक्रेन को सैन्य सहायता का सबसे बड़ा जो प्रदाता रहा है। 2022 में रूस के आक्रमण के बाद से अमेरिका ने सैन्य सहायता में भारी वृद्धि की है। राजनीतिक बदलावों की बात करें तो 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की नीति में बदलाव आया है। ट्रंप प्रशासन ने शांति समझौते का प्रस्ताव दिया है और यूक्रेन को वित्तीय सहायता देने से जो दूरी है वो बनाने की कोशिश की है। ट्रंप ने युद्ध को जल्द खत्म करने की अपनी प्राथमिकता बताया है। बात करें टॉमहोक मिसाइल है जो मिसाइल हैं उनके बारे में, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप से लंबी दूरी की टॉमहोक जो मिसाइल है उनको देने का जो आग्रह है वो किया है। ट्रंप ने इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पहले मिसाइल देने की संभावना जताई थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि अमेरिका को भी इन मिसाइल्स की ज़रूरत है और वे देश के हथियार को भंडार को जो देश का जो हथियार भंडार है उसको कम नहीं कर सकते। वार्ता और कूटनीति की बात करें तो ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की के साथ बातचीत करने की बात कही है। हाल ही में उन्होंने पुतिन के साथ फ़ोन पर बात की और युद्ध पर चर्चा की। नए सहयोग हैं उनकी बात करें तो ट्रंप ने एक नया तंत्र यानी कि PURL प्रियोरिटाइज्ड यूक्रेन रिक्वायरमेंट्स लिस्ट पेश किया है, जिसके तहत नाटो सहयोगी यूक्रेन के जो अमेरिकी हथियार जो है उनको खरीद सकते हैं। टॉमहोक जो मिसाइल्स है उनकी खबर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रभाव है पड़ने वाले हैं उनकी बात करें तो रूस और यूक्रेन संबंध में जो तनाव है वो काफ़ी बढ़ेगा। यूरोप और रूस के संबंध में तनाव, इस युद्ध ने यूरोप और रूस के बीच जो संबंध है उनको कमज़ोर है वो किया है, जबकि अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद नाटो और रूस के बीच संबंध शीत युद्ध के बाद से सबसे जो खराब स्थिति में है। नाटो की भूमिका में बदलाव की बात करें तो नाटो यूक्रेन को सैन्य सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अमेरिका द्वारा टॉमहोक जैसी लंबी दूरी की मिसाइल्स प्रदान करने की जो संभावना है उससे नाटो की भागीदारी और बढ़ सकती है। हालांकि नाटो के कुछ सदस्य देश जर्मनी जैसे इस कार्यकाल में पूरी तरह से शामिल नहीं है। रूसी चेतावनी और युद्ध का जो बढ़ना है उसकी बात करें तो रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि यूक्रेन को टॉमहोक मिसाइलें देना संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। रूस का मानना है कि यह एक बड़ा बहुत ही नाटकीय क्षण होगा और इससे युद्ध एक गुणात्मक रूप से नए चरण के तनाव में प्रवेश कर सकता है। अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के जो राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की जो विदेश नीति में बदलाव आया है और उन्होंने शांति वार्ता पर जोर दिया है और नाटो सहयोगियों से कहा है कि वे यूक्रेन के लिए अमेरिकी जो हथियार हैं वो खरीदें। और उनकी जो नई रणनीति अमेरिका के जो पारंपरिक सहयोगी जो देश हैं खासकर एशिया प्रशांत क्षेत्रों में के लिए एक चिंता का विषय बन सकती है। चीन और रूस के जो गठजोड़ है उसकी बात करें तो रूस और चीन दोनों ही अटलांटिक गठबंधन को कमज़ोर करने के लिए उत्सुक हैं।
इस युद्ध के कारण चीन और रूस के बीच जो संबंध है और मजबूत हो सकते हैं, जिससे वैश्विक भू राजनीतिक शक्ति संतुलन में बदलाव आ सकता है। वैश्विक और आर्थिक प्रभावों की बात करें तो इस युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव पड़े हैं, जैसे कि ऊर्जा और खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान। अमेरिका द्वारा लंबी दूरी की जो मिसाइल है वो प्रदान करने से इन प्रभावों में और वृद्धि हो सकती है। रूस जो यूक्रेन युद्ध है उससे भारत पर जो कई प्रकार के जो प्रभाव हैं पड़े हैं, जिनमें आर्थिक और भू राजनीतिक दोनों तरह के जो प्रभाव हैं वो शामिल हैं। आर्थिक जो प्रभाव है उनकी बात करें तो बढ़ती महंगाई। युद्ध के कारण तेल और गैस और अन्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे भारत में महंगाई बढ़ी है। भारत जो एक बड़ा तेल आयातक देश है, इस पर इसका विशेष रूप से नकारात्मक जो प्रभाव है वो पड़ा है। रुपये के कमज़ोर होना, उसकी बात करें तो विदेश नीति FPIS की निकासी के कारण भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हुआ है। आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान की बात करें तो संघर्ष ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया है, जिससे भारतीय व्यवसाय के लिए कच्चे माल और घटकों को जो प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। उर्वरक की जो कीमतें हैं, जैसे कि रूस जो उर्वरक और प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख निर्यातक है, पर प्रतिबंधों के कारण जो दुनिया भर में उर्वरकों की कीमतों जो है वो बढ़ गई हैं। इससे भारत में किसानों को भी मुश्किलें जो है वो आई हैं। व्यापार में बदलाव की बात करें तो युद्ध के बाद भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य जो कारण है वो रूस से रियायती जो दरों पर कच्चे तेल का जो आयात है। भू राजनीतिक जो प्रभाव है उनकी बात करें तो कूटनीतिक जो संतुलन। भारत ने इस संघर्ष में तटस्थ रुख बनाए रखा है और भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस की निंदा करने वाले प्रस्तावों से परहेज किया, जिससे उसने रूस के हितों का जो समर्थन है वो किया है। अमेरिका और पश्चिमी देशों में जो दबाव है उसकी बात करें तो भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के दबाव का सामना करना पड़ा है। कुछ अमेरिकी जो अधिकारियों ने भारत पर रूस से युद्ध को वित्त पोषित करने का जो आरोप भी है वो लगाया है, और अमेरिका ने भारत पर रूसी जो तेल है उसे खरीदने के लिए शुल्क भी लगाया है। रक्षा सहयोग में बदलाव की बात करें तो भारत और रूस के बीच पारंपरिक सैन्य तकनीकी साझेदारी में कमी आई है। भारत अब रूस से कम हथियार और रक्षा उपकरण खरीद रहा है। चीन के साथ अगर संबंधों की बात करें तो युद्ध ने रूस को चीन के करीब धकेल दिया है, जिससे भारत के लिए अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखना और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि भारत के चीन के साथ सीमा विवाद है। जो संक्षिप्त में बताएं तो रूस यूक्रेन युद्ध ने भारत के लिए आर्थिक चुनौतियां जो है वो पैदा की हैं, लेकिन साथ ही इसने रूस के साथ जो सस्ते तेल के आयात हैं उनके एक नए अवसर भी खोले हैं। भारत अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पश्चिमी देशों के दबाव और रूस और चीन की जो बढ़ती नज़दीकी है उसके कारण यह एक जटिल स्थिति बन सकती है। बात करें टॉमहॉक मिसाइल्स की तो वो अभी निश्चित नहीं हुआ है कि यूक्रेन को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। वहीं पुतिन ने भी अमेरिका को जो आगाह कर दिया है कि आप इस मिसाइल्स को इन्हें देते हैं तो खतरा और भी बढ़ सकता है। धन्यवाद।